हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रयास एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम बात करेंगे हमारे एसएसटी से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए जो हम इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे हम शुरुआत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, इस एग्ज़ाम से अपना जो टेस्ट है आज का, उस टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है। दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पहले तो आप ये जानो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती क्या है। ये हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री जो देशांतर होता है, उस 180 डिग्री देशांतर पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। एक तो ये याद रखना है, 180 डिग्री देशांतर पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, ये आपको याद रखना है। अब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अब ये क्या कर रही है उसकी हम बात करते हैं। पहला है ऑप्शन कि यह सभी समय क्षेत्रों के प्रारंभिक बिंदु को चिन्हित करता है। दूसरा, ये सभी क्षेत्रों के प्रारंभिक बिंदु को चिन्हित नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये सभी क्षेत्रों पे प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई स्थान है, अब इस स्थान का ये जो प्रारंभिक बिंदु है, इनको ये इंगित नहीं करता है, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, ये 2 कैलेंडर दिनों को अलग करता है। बिल्कुल ये सही आंसर है कि ये 2 कैलेंडर जो दिन होते हैं इनको सेपरेट करता है, ये ध्यान रखना है ना। 2 कैलेंडर जो दिन हैं उनको सेपरेट करता है। कैलेंडर दिन को सेपरेट करने से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में ये कुछ मेंशन करके देता हूँ। ये है हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इस 180 डिग्री देशांतर रेखा पर दोस्तों कुछ स्थानों में परिवर्तन करके, यानी इस तरह से येलो कलर लेते हैं, परफेक्टली येलो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, तो अब यहां पे इसमें यूं चेंज करके फिर ऐसे करके इसमें ये मोड किए गए हैं, है ना। तो अब ये 180 डिग्री देशांतर रेखा तो व्हाइट वाली है और ये जो हमने बनाई है येलो, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में निर्धारित की गई थी। अब इसके इस ओर की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो जोन है इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, यदि एक और सोमवार है, ठीक है, तो यानी इसके पश्चिम दिशा की ओर सोमवार है, तो इसके पूरब की ओर कौन सा डे रहता है? रविवार। तो ये 2 तिथियों को अलग करता है, 2 दिवस का विभाजन करता है, ये ध्यान रखना है। ओके, बाकी आप अगर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, कैसे वर्क करती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं आप उनको जानने के लिए जुड़िए या तो हमारे प्रयास के ऑफलाइन बैच से, जयपुर या सीकर दोनों जगह। सीकर तो हमारा हेडक्वार्टर है, यानी हेड ऑफिस है और हेड ब्रांच है, और जयपुर में हमारी सब ब्रांच है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए, कंप्लीट डिटेल जानने के लिए इस पे जुड़े हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ये 2 कैलेंडर दिनों को अलग करता है। दूसरा, ये प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है वो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ग्रीनविच रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, याद रखिए है, ठीक है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, ये अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। दोस्तों नहीं भाई, ये अटलांटिक महासागर से नहीं गुजरती है, ये हमारी जो रेखा है, इस रेखा का विस्तार है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में
इस रेखा का विस्तार है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके ना दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन और रह गया था, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, ये तो हो ही गया, तो ये आंसर भी, ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हुआ बी। ये कैलेंडर, 2 कैलेंडर दिनों को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2 शहर लिए हैं हमने दोस्तों, है ना, 2 शहर लिए हैं। अब 2 शहर में एक शहर है एक्स और एक शहर है वाई, और एक तो है इनमें जो एक्स शहर है वो 15 डिग्री ईस्ट पर है, और वाई जो शहर है वो 15 डिग्री वेस्ट पे है। तो इन दोनों शहरों के बीच समय का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना बना के देखना पड़ेगा हमें, है ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी जो जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट होता है हमारा ज्योग्राफी, है ना। और ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें हैं जो टेक्निकल, उनको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन के आंसर का पता नहीं लगेगा। तो हम बना लेते हैं। तो जब भी आप ईस्ट और वेस्ट की बात करोगे तो बीच में एक रेखा आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। तो ये है 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा। अब हम बात करें 2 शहर, एक एक्स है 15 डिग्री ईस्ट पे। अब अलग पेज ले लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है, वहां पे खिचड़ी सा हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ओके, अब यहां पर ये है 15 डिग्री ईस्ट और एक है यहां पर 15 डिग्री वेस्ट। अब कह रहा है ये, इस पर तो है एक्स शहर, ठीक है, और इस पर है वाई शहर। ओके, अब आपको क्या करना है, ये एक्स शहर, ये वाई शहर, अब इनका डिफरेंस देखना है कि कितने घंटे का अंतर है, डिफरेंस कितने घंटे का है। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि 15 से 15 हमें जाना है, तो हमें देशांतरों का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। देशांतरों का अंतर, तो ये याद रखिए, जब भी विपरीत देशांतर में, विपरीत देशांतर में देशांतरों का अंतर निकालना होता है, देशांतरों का अंतर निकालना होता है, तो इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। देशांतरों का जो अंतर है वो ऐड कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो विपरीत देशांतर है, तो देखो 15, 14, 13, 12, ठीक है, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो यहां से यहां तक 15 देशांतर तो हमें ये मिल गए, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक 15 देशांतर ये मिल गए। तो टोटल देशांतर कितने हो गए? 30। 15 से 15 30, तो 30 देशांतर मिल गए। अब 30 देशांतर पे डिफरेंस कितना आता है? 1 डिग्री देशांतर पर अंतर आता है कितना? 1 डिग्री देशांतर पर अंतर आता है 4 मिनट का, ठीक है। तो टोटल हमारे देशांतर हो गए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर अंतर आएगा, 30 डिग्री इंटू 4 बराबर 120 मिनट का। 120 मिनट को हम 2 घंटे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस आप इसमें देखेंगे तो वो आंसर क्या होगा? 82 का डी, ठीक है। 82 का आंसर क्या होगा? डी, कि 2 घंटे का डिफरेंस है एक से दूसरे के बीच में, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों, ये तो एक्सप्लेनेशन था हमारा। नेक्स्ट पे, यदि IST 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे है ना, ध्यान देना,
तो 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर देशांतर में लगभग क्या समय होगा। देखो ये क्वेश्चन भी है, ये भी सोल्व करने से ही होगा। आप इसको वर्बली सोल्व ना करने के बजाय, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वर्बली सोल्व करने के बजाय आप इसको प्रैक्टिकली सोल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखो इसको हम यहाँ पर ही सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर मैं भी नहीं निकाल पाता कि हाँ क्या होगा, क्योंकि वर्बली नहीं करना चाहिए इस चीज़ें चौंका ना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बैंक का एग्जाम नहीं है अपने पास अपना, तो हमें क्या आसानी से टाइम मिल जाता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पर कितने बजे हैं, 12 PM, 12 PM। तो 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर क्या समय होगा, तो यह है 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहां पर क्या समय होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहां से यहां का समय दिया हुआ है 12 PM है ना, दोपहर का मतलब 12 PM, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 97 30 पे हमें समय निकालना है, तो अपने को क्या करना है, समान देशांतर है, ये भी ईस्ट है ये भी ईस्ट है, तो समान देशांतर होते हैं तो हमें क्या करना होगा, इन्हें माइनस करना होगा। तो 97 30 में से 97 30 ईस्ट में से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करते हैं। तो 30 में से 30 गए तो यहाँ पे तो रह गया 0, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 8 गया 1, तो टोटल जो देशांतर आ गए हमारे पास आ गए 15, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1, टोटल देशांतर आ गए 15 देशांतर। अब दोस्तों यहां पे आ जाओ, 1 डिग्री देशांतर पर अंतर आता है, 1 डिग्री देशांतर पर अंतर आता है 4 मिनट का, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि 15 डिग्री जो देशांतर है, इस 15 डिग्री देशांतर पर अंतर कितना आएगा। इस 15 डिग्री देशांतर पर अंतर आएगा 15 × 4 बराबर 60 मिनट का। तो 60 मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। तो अब अपन चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन तो यही था। अब यहां पर जो टाइम है, अब आपको यह पता है कि पूरब की ओर जाने पर टाइम बढ़ता है, पश्चिम की ओर आने पर टाइम घटता है। तो आप जब दोस्तों पूरब की ओर जा रहे हो, ईस्ट की ओर जा रहे हो, तो ईस्ट की ओर जाने पर ये 1 घंटा आपको इस समय में 12 PM में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 12 PM जब आप जोड़ोगे तो इसमें देखो 1:20 अपराहन, अपराहन का मतलब दोस्तों PM ही होता है ना, पोस्ट मेरिडियन अपराहन। तो राइट आंसर होगा इसमें डी, 1 अपराहन हो जाएगा इस स्थान का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किस अक्षांश के मध्य स्थित होता है। तो उष्ण कटिबंध दोस्तों जो होता है, इसमें देखो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, दूसरा 23.5 डिग्री उत्तर और 6.5, इसको भी हम बना के ही देख लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बता ही देता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्लोब, ठीक है। दोस्तों आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं इमरान हूं और प्रयास कोचिंग से ज्योग्राफी का लेक्चरर हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है, होता क्या है एक्चुअल में यहां पे कि 21 जून के दिन यहां पे सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद सूरज 22 जून को ऊपर नहीं जाता, नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहां से 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को जो सूरज है इक्वेटर लाइन पे आ जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
22 दिसंबर को जो सूरज है मकर रेखा पर आ जाता है। उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को ये वापस भूमध्य रेखा पे आ जाता है और उसके बाद अप्रैल, मई, जून को वापस कर्क रेखा पे चला जाता है। यानी दोस्तों सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं अक्षांशों में होता है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन जब इन्हीं अक्षांशों के बीच में होता है तो अपना जो अपना जो ये अक्षांशीय क्षेत्र है वो क्या सूरज से सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करेगा। इस वजह से इस जोन को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर भी बता देता हूं, एनसीईआरटी के 6th क्लास की बुक के अगर बात करेंगे तो ये है 66.5 डिग्री, ठीक है। और इस जोन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 तक ये जो कटिबंध है इसको लिखा है शीत। एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में ऐसा मेंशन है। बाकी बीच में आधुनिक वर्गीकरण करते हैं तो एक सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय जोन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अक्षांश, ध्यान देना, अक्षांश भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की सतह, भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ऑप्शन, इसमें मैं आपको बताता हूं हर जो क्वेश्चन अपना दोस्तों प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। तो अब यहां पे हम अक्षांश की बात करते हैं, यह हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है यहां पे आपको मान लेते हैं भूपृष्ठ पर इस स्थान का अक्षांश ज्ञात करना है और ये हमारी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। दोस्तों यहां पे ये जो लाइव सेशन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आज के टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी तरह का बहुत ही शानदार जो मैटर है, इसी तरह का बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है मैं क्लास में भी आपको करवाता हूं, क्लास में भी प्रैक्टिकली ही ये चीज मैं आपको करवाता हूं। और दोस्तों मुझसे पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करें प्रयास के ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच, ठीक है। और ताकि आपको हर ज्योग्राफी का हर एक चीज जो प्रैक्टिकली है वो आपको याद हो जाए। मैं ज्योग्राफी आपको फील करवाऊंगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम एक चीज को करेंगे तो आप इन चीजों को डिटेल से जानने के लिए हमारे प्रयास के ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हम अक्षांश कैसे ज्ञात करेंगे। तो अक्षांश ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहां पे हमें आना होगा पृथ्वी के केंद्र पे, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पे आना होगा और पृथ्वी के केंद्र पे हमें एक डी रखना होगा, डी यानी कि चांदा, ठीक है। डी रखना होगा और फिर उसके बाद इसका हमें जो स्थान है चांदा से इसका हमें कोणीय दूरी बनानी होगी, कोणीय दूरी बनानी होगी, ठीक है। अब कोणीय दूरी आप इसकी बना लेंगे तो कोणीय दूरी बनने के बाद ये जो एंगल जितना आ रहा है उतने ही डिग्री का ये अक्षांश है। मान लेते हैं ये एंगल यानी ये कोण आ रहा है 45 डिग्री का। तो दोस्तों ये 45 डिग्री का जो एंगल है ये इसका क्या है, अक्षांश भी है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो कि ये कोणीय दूरी है भूमध्य रेखा से हमने यहां से निर्धारित की है। अब ये कोणीय दूरी हमने ज्ञात यानी कि इसकी गणना कहां से करी है, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ये हमने गणना करी है। और पृथ्वी के केंद्र पर कौन सी रेखा खींची गई है, इक्वेटर लाइन, ठीक है। केंद्र पर खींची गई है भूमध्य रेखा। तो अब आप देखो कि ये कोणीय दूरी कहां से ली गई है। तो ये कोणीय दूरी ली है दोस्तों एक तो पृथ्वी के केंद्र से और एक भूमध्य रेखा के तल से। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा देखते हैं और हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो निर्धारित करती है, क्या ये निर्धारित करती है कोणीय दूरी तो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, नहीं, ये डायरेक्ट हम पृथ्वी के केंद्र से हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो ये
इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो कोणीय दूरी है वो पृथ्वी के केंद्र से कंप्लीटली नहीं मापी जाती है ना। तो यहां पे आपको देखना है कि ये कोणीय दूरी कहां से, या तो भूमध्य रेखा, दोनों से, भूमध्य रेखा व पृथ्वी के केंद्र दोनों से। तो यहां पर आपको क्या जानना, एक सेकेंड, ये यहां पर थे हम, है ना, ये था हमारा क्वेश्चन। तो पृथ्वी के केंद्र से नहीं भाई, केवल केंद्र से नहीं, भूमध्य रेखा से नहीं, केवल भूमध्य रेखा से नहीं। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, कर्क रेखा या मकर रेखा से नहीं। फिर डी ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र एवं भूमध्य रेखा के तल से। बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा डी, ये ध्यान रखना है, डी आंसर जो होगा वो हमारा एकदम से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। दोस्तों पूरी पृथ्वी पर एक बात याद रखिए, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र भूमध्य रेखा ही एक ऐसा स्थान है जहां दिन और रात की अवधि क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क हैं, ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है, बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो में अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप प्रयास के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स क्लासेस में आपको प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है, और कंप्लीट ज्योग्राफी को हम प्रैक्टिकली डिटेल से ही बताते हैं। तो जरूर जुड़िए हमारे प्रयास के ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस से। तो भूमध्य रेखा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, असत्य कथन बताना है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। तो ये कथन तो क्या है, सही है दोस्तों। इसका जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो ध्रुवों से क्या होती है, चपटी, ध्रुवों से होती है चपटी, और चपटी होने के कारण ध्रुवों के जो नज़दीक है वो दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और भूमध्य रेखा के पास है ये दूरी थोड़ी कम हो जाती है। भूमध्य रेखा के पास जो दूरी होती है वो 110.569 किमी होती है, और ध्रुवों के पास अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111.7 किलोमीटर होती है। तो ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकली क्लास में देखते हैं। तो आप ज़रूर से जुड़िए हमारे चैनल से, और हमारे चैनल से नहीं, हमारे चैनल से तो जुड़ना ही है आपको इन क्वेश्चन के लाइव सॉल्यूशन और इसी तरह की जानकारी भरी चीज़ों के लिए। साथ ही अगर आप इनको प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रयास के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से जुड़ें। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यह कथन सत्य है। फिर किसी भी स्थान की, ध्यान देना, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से नहीं, कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। नहीं दोस्तों, प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को अक्षांश नहीं कहते हैं, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रोंग हो जाएगा। असत्य, हमें विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त होती है, सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त बनाती हैं, बिल्कुल बाकी सब सही हैं। तो ये इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां होती है। तो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और ये ध्यान रखना है। और ये कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। हर चीज़ों को हम प्रैक्टिकली ऑफलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैचेज हैं उनमें हम बताते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो देशांतरीय जो दूरी होती है दोस्तों, आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 डिग्री देशांतर में होते हैं 4 मिनट। तो 4 मिनट को आप अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 60 मिनट। तो राइट आंसर होगा इसका 15 डिग्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। ठीक है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ना। भू धरातल, देखो दोस्तों अपने एक टॉपिक है, एक तो टॉपिक है हमारा क्या, एक टॉपिक है हमारा जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के स्थल, अपना पृथ्वी का जलथल का वितरण, और एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 30 से 40 डिग्री वाला जो अक्षांशीय जोन है, इस 30 से 40 डिग्री अक्षांशीय जोन में हमारे पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल का भाग अधिकतम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है कि स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो दोनों समांतर रेखाएं नहीं दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, है ना। ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। फिर दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती हैं, तो ये तो सही कथन है, आपको सही चुनना है, सही कथन है। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, तो ये भी रॉन्ग कथन हो गया। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, तो ये भी रॉन्ग कथन हो गया। तो राइट आंसर है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कहते हैं। अब दोस्तों मानचित्र पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी, अब प्रतिच्छेदी रेखा की अगर हम बात करेंगे तो एक रेखा तो ये हो गई, ये तो हो गई देशांतर। ठीक है, तो ऑप्शन में देशांतर है, लेकिन यहां पे प्रतिच्छेदन कर रहा है, तो फिर एक है अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश और देशांतर प्रतिच्छेदन करते हैं, और इस प्रतिच्छेदन रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल, या कहते हैं ग्रिड, या कहते हैं मैश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 3 नंबर। ओके, भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश और पृथ्वी के ताप कटिबंधों को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ध्यान देना है। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान से करना, गलत मत कर देना। 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये जो ताप कटिबंध है 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो पहले का होगा 2, उत्तरी उष्ण कटिबंध, ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। फिर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको हम कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक, इसको हम कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। फिर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये है हमारे भारत की स्थिति। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे मैंने आंसर तो आपको बता दिया, अब हम मैच कर लेते हैं ए का दूसरा। तो ए का दूसरा 2 जगह आ रहा है, तो फिर बी का देखना पड़ेगा। बी का हमने लिया है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण। तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, फिर हमें सी का लेना पड़ेगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव, तो सी का पहला, तो सी का पहला, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 93 नंबर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अभिकथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी है ये यूं समांतर होती हैं इस तरह से। तो ये देखो सभी अक्षांश रेखाएं समांतर हो गई। दूसरा, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची हुई वृत्ताकार होती हैं। तो ये निष्कर्ष भी सही है, कथन भी सही है, और आंसर हम देखें तो पहला ऑप्शन आ रहा है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही कारण है। तो राइट आंसर होता है दोस्तों ए, आर और ए दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट है, मध्याह्न का सूरज कभी भी किसी भी अक्षांश से आगे नहीं बढ़ता है। मध्याह्न का सूरज, मध्याह्न के सूरज का मतलब यहां पे जानो तो सही पहले क्या होता है। मध्याह्न का सूरज का मतलब होता है दोस्तों, मध्याह्न का सूरज का मतलब होता है वह स्थान जहां, ध्यान देना, वह स्थान जहां सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चमकता है।
चमकता है। वह स्थान जहां सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चमकता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्याह्न का सूरज। तो अब मध्याह्न का जो सूरज होता है, ऑप्शन देखते हैं हम, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। हाँ बिल्कुल, यही पहला ही सही है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था उस डायग्राम में कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे कभी भी, है ना, कभी भी क्या है, जो अपना क्या बोलते हैं कि सूर्य ना कभी भी उत्तर और दक्षिण, कर्क और मकर रेखा के ऊपर और नीचे कभी भी सीधा नहीं चमकता है। तो राइट आंसर होगा यहां पे ए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ये रहता है, मकर और आर्कटिक और भूमध्य रेखा नहीं। राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारत। अब दोस्तों ये हमारे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हाँ, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ इसी तरह की नवीन जानकारी जानने के लिए आप हमारे प्रयास एडू हब के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जानने के लिए आप हमारे प्रयास एडू हब, जो हमारी प्रयास कोचिंग है सीकर और जयपुर, इसके आप ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस से जुड़िए। तो मैं इमरान, प्रयास क्लासेस जो प्रयास एडू हब है, प्रयास कोचिंग है, उसमें ज्योग्राफी से लेक्चरर हूं। तो आपका वेलकम करता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद। आप सभी का टास्क 2 ग्रेड 3 टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज देखते हैं टास्क 2 से संबंधित इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो 96 वाला क्वेश्चन देखिए, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बना था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश कब बना था? तो ये बना था 1858 में। 1858 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत का 50% से अधिक व्यापार किस देश के साथ होता था? तो देखो 50% व्यापार तो अकेले किसे, ब्रिटेन के साथ होता था, यानी इंग्लैंड के साथ होता था, बाकी अन्य देशों के साथ होता था। तो यह आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो ये लूट जो हुई थी व्यापारिक कंपनियों के द्वारा, वो हुई थी प्लासी युद्ध के पश्चात। प्लासी युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है, आज़ादी के पूर्व भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी? यानी प्राथमिक क्षेत्र में कितने थी? तो 85%। आज़ादी के पूर्व की बात है ये। आज़ादी के पहले भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी? तो 85% संलग्न थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में भारत, यानी 51 का मतलब स्वतंत्रता के बाद, 51 में भारतवर्ष में कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? कार्यशील जो कार्य करने के सक्षम थे वे व्यक्ति थे 15%। कितने प्रतिशत थे? 15% लोग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते थे। निम्न में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त विषय में गलत है? गलत है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। राइट है। इसके अंतर्गत लगान का 10/11 भाग कंपनी को देते थे। इस सूर्यास्त कानून कहा जाता था। इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, देखो बिहार, पश्चिम बंगाल ये तो आता था, लेकिन असम का क्षेत्र नहीं आता था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था का अर्थ है। तो महलवाड़ी का अर्थ है कि पूरे गांव से कर लेती थी कंपनी पूरे गांव से कर लेती थी। भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो ये महालवाड़ी बंदोबस्त से है। किससे है? महालवाड़ी बंदोबस्त से है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो ये कही गई थी टॉमस मुनरो। इंपॉर्टेंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो द्वारा। पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने, तो दादा भाई नौरोजी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसके शासनकाल में बिछवाई गई थी? रेल लाइन की बात कर रहा है। पहली रेल चली थी कब? 1853 में। और ये कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी।
ब्रिटिश काल में भारत में निम्न से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो देखो किसको नहीं अपनाया गया। स्थायी बंदोबस्त अपनाया था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, देहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद को आर्थिक आलोचक थे? तो आर्थिक आलोचक ये सभी के सभी दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये सभी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? यानी कर किससे लिए जाते थे, किसके माध्यम से लिए जाते थे? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ। किसने ये विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये किसका कथन है? घिनौनी नीति बताया था कार्ल मार्क्स ने। किसने बताया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के शायद है ना, हिस्ट्री। थैंक यू। नमस्कार, मैं जे चौधरी, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हाँ, आज जो सेकंड टास्क पर आधारित जो पेपर था L2 SST के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसके जो 15 क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करता है आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 111 हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। आज जो पेपर हुआ उसमें आपका टॉपिक दे रखा था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विदुषी ऋग्वेदिक कालीन मानी जाती है? इसका मतलब सीधा ये पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी इन 5 ऑप्शन में से पढ़ी लिखी विदुषियाँ थी या महिलाएं थी। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर अगर महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो ऋग्वेदिक काल के अंदर नारियों को पढ़ने की स्वतंत्रता थी और उपनयन संस्कार के माध्यम से अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाती थी, जबकि प्रथम 3 वर्णों की ही स्त्री पुरुष पढ़ने का अधिकार रखते थे या उपनयन संस्कार का अधिकार रखते थे और प्रथम 3 वर्णों को द्विज की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि शूद्र और दासों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, न ही यज्ञ का अधिकार था। अब इसके अंदर अपाला जो है ऋग्वेदिक कालीन विदुषी थी, गार्गी ऋग्वेदिक कालीन विदुषी नहीं थी, लोपामुद्रा जो है ऋग्वेदिक कालीन विदुषी थी, विश्ववरा जो है ऋग्वेदिक कालीन विदुषी थी, जबकि जाबाल जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी थी। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन रह गया 1, 3 और 4। 1, 3 व 4 पहला ही सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1। इसका मतलब जाबाल और जो गार्गी है ये उत्तर वैदिक काल की विदुषियाँ थी। कौन से काल की है? 2 और 5 जो ऑप्शन है ये लेटर वैदिक है, उत्तर वैदिक कालीन विदुषियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक निष्क ग्रीव है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि निष्क ग्रीव क्या है। ग्रीव का मतलब होता है गला, गर्दन, गिरवा। तो इसका मतलब गले से संबंधित कोई बात हो रही है। तो आपको पता है कि ऋग्वेद के अंदर निष्क शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो एक आभूषण के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? गले का आभूषण, जो किससे बनाया जाता था? सोने से बनाया जाता था। सोने से निर्मित एक गले का आभूषण जो ऋग्वेदिक काल में निष्कग्रीव के नाम से जाना जाता था, जिसे उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में या लेन देन के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। और एग्जाम में जाने से पहले जो ये आप 22 पेपर दे रहे हो इनको एक बार रिवीजन करके चले जाना, इससे ही अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यम निचिकेता संवाद की हमें जानकारी किस उपनिषद में मिलती है? तो यम निचिकेता की जानकारी हमें कंठो उपनिषद से मिलती है। कौन से उपनिषद से मिलती है? कंठो उपनिषद से मिलती है। इसके अलावा आप देखो मुंडक उपनिषद जो है ये सबसे क्या है? मुंडको उपनिषद से हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है।
जबकि सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद है। कौन सा है? ध्यान रखना, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। ठीक, सबसे अगर मैं नवीनतम उपनिषद की बात करूं तो अल्लो उपनिषद को माना जाता है, और अल्लो उपनिषद ऑप्शन में नहीं है तो फिर मैत्रेय उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मैत्रेय उपनिषद है। ठीक है, आगे देखिए, जाबालो उपनिषद की यदि हम बात करें तो जाबालो उपनिषद के अंदर चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख हुआ है। किसका? चारों आश्रमों का सबसे पहली बार जानकारी हमें जाबालो उपनिषद से मिलती है, जबकि प्रथम 3 आश्रमों की जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से देखने को मिलती है। और छांदोग्य उपनिषद में पंचशील का सिद्धांत का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो उद्दालक आरुणि की जो कथा है वो भी छांदोग्य उपनिषद से ही देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो गया डी, कंठो उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य को छांटिए। ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से गलत कौन सा है? पहला स्टेटमेंट है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु समापवर्तन संस्कार अनिवार्य है, तो यही गलत है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु विवाह संस्कार का होना आवश्यक है, न कि समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार जो है गुरुकुल में जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था तो उसके बाद वो घर की ओर लौटने से पहले ये यहाँ स्नान ध्यान करता था, और गृहस्थ जीवन वाले वस्त्र, मतलब लौकिक जीवन वाले वस्त्र पहनकर वो वापस घर की ओर लौटता है। और घर लौटने के बाद कौन सा संस्कार होता था? विवाह आश्रम, जिसको अपन विवाह संस्कार कहते हैं, और विवाह संस्कार से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो गृहस्थ आश्रम होगा। तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। गृहस्थ आश्रम शेष तीनों आश्रमों का पोषक है, तीनों का पालन करने वाला गृहस्थ आश्रम होता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये उत्पादन करता है, धन का उत्पादन भी करता है और जैविक उत्पादन भी करता है। प्रथम 3 आश्रमों की जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, ये भी सत्य है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर गोत्र शब्द आए कि गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, जबकि गोत्र प्रथा के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो गोत्र प्रथा लेटर वैदिक काल की है। कौन से काल की है? गोत्र प्रथा से संबंधित क्वेश्चन आए तो ये लेटर वैदिक पीरियड है, न कि ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्रिऋण में शामिल नहीं है? त्रिऋण, तो ये उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था। ऋण का अर्थ होता है कर्ज, अर्थात कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना। तो सबसे पहला जो ऋण होता है पितृ ऋण, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति करके पिंडदान के लिए या पिंडों का तर्पण करने के लिए पुत्र की प्राप्ति करना। ऋषि ऋण ये भी है, प्राचीन ऋषि मुनि या ज्ञान विज्ञान तथा गुरुओं के प्रति जो अपना कर्तव्य होता है उसको पूरा करना। तीसरा है देव ऋण, देवताओं के प्रति अपना कर्तव्य। तो ये प्रथम जो 3 हैं ये त्रिऋण में शामिल है, जबकि भूत ऋण ऋण के अंतर्गत नहीं आता है। भूत यज्ञ होता है जो पंच यज्ञों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य में शामिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है, तो वैदिक साहित्य में वेदों को अपन क्या कह सकते हैं? संहिता भी कह सकते हैं। तो चारों वेद जो है वैदिक संहिता के अंतर्गत आते हैं। अब वेदों का जो सरलतम स्वरूप है ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी वैदिक साहित्य का स्वरूप है। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर
क्या होते हैं? कानून होते हैं, यज्ञ संबंधी कानून नियम होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ विधि संहिता है, जबकि वेद जो है स्तुति संहिता है। इसके अलावा आरण्यक, आरण्य का मतलब है जंगल में एकांत में बैठकर रहस्यात्मक साहित्य जो होता है वो आरण्य कहलाता है। और उपनिषद, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर लिखा गया साहित्य। तो ये चारों जो है 1, 3, 4 और 5 ये किसके अंतर्गत आते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब 2 को छोड़कर सभी जो है वैदिक साहित्य का भाग है। तो ध्यान रखना, इन चारों के अलावा वैदिक साहित्य में कोई भी आ जाए वो शामिल नहीं होगा। तो पुराण जो है ये वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। पुराणों का मतलब होता है प्राचीन आख्यान, जिसके अंदर राजवंशों की जानकारी मिलती है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसके संकलनकर्ता कौन है? उग्र सर्वा। कौन है? उग्र सर्वा है। 18 पुराण है। 18 पुराणों के अंदर 2-4 मुख्य ध्यान रखने हैं आपको। जैसे मत्स्य पुराण में शुंग और सातवान वंश की जानकारी मिलेगी और ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। वायु पुराण के अंदर गुप्तों की जानकारी मिलेगी। विष्णु पुराण के अंदर मौर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो अपन ऋग्वेदिक आर्यों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जन आता है। जन का मतलब यहाँ कबीले की बात हो रही है कि जन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कबीले के लिए प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में जन 250 बार आया है या 75 बार आया है? कंफ्यूज मत होना, इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 250 बार, जबकि जन अर्थात कबीले का 275 बार उल्लेख हुआ है। और उत्तर वैदिक काल की अपन बात करते हैं तो जन, क्या? जन, जन का मतलब हुआ कबीला। तो उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू होती है और कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपद बनने लगे। तो जनपद जो शब्द पहली बार आपको अस्तित्व में दिखाई देगा वो लेटर वैदिक काल का है। कब है? उत्तर वैदिक काल का है। और पूछा क्या है कि ऋग्वेद में जनपद, तो इसका मतलब ऋग्वेद में जनपद प्रक्रिया है ही नहीं। ऋग्वेद में 0 बार, कितनी बार? 0 बार जनपद शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वेद में 275 बार जन अर्थात कबीले शब्द का उल्लेख हुआ है। 30 बार ऋग्वेद में वरुण देवता का उल्लेख हुआ है, जबकि 250 बार ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आप गलत करके आते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा फील होता है आपको कि जनपद और जन एक ही है। तो यहाँ ऋग्वेदिक काल में ओनली फॉर जन शब्द का उल्लेख देखने को मिलेगा, जिसका उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 200 जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ ही नहीं है, अर्थात 0 बार है। तो इसका सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन से मंडल में कर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है? ये बहुत अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन है, मैंने लैंग्वेज को घुमा कर इसको बनाया है। तो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। और प्रथम जो 3 वर्ण थे उनको यज्ञ और ये उपनयन संस्कार का अधिकार था। तो शूद्र और दासों की स्थिति में आप देखोगे तो थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई देती है वहाँ पर। अब ऋग्वेद के अंदर कर्म की बात हो रही है कि कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था थी, जैसा काम करोगे वैसा आपका वर्ण होगा। तो ऐसा कौन सा मंडल है जिसके अंदर कर्म की स्वतंत्रता की बात की है? आपको बताया था कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो कर्म की स्वतंत्रता की बात कहता है। उसके अंदर एक श्लोक है, एक लड़का कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मम्मा जो है वो आटा पीसती है अर्थात चाकी चलाती है। हम तीनों का कर्म जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है और हम तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो 9वां मंडल जो है वो कर्म की स्वतंत्रता की बात बोलता है।
जबकि 10वां मंडल के अंदर बहुत सारी बातें उल्लेखित की गई है। ये सबसे बड़ा और नवीनतम मंडल है। इसके अंदर पहली बार चारों वर्णों की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों के उदय की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर ब्राह्मण मुख से है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो इसके अंदर चारों वर्णों की जानकारी मिलेगी, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता 9वें मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न को मिलान कीजिए। एक तरफ वेद दे रखा है, दूसरी तरफ उनके उपवेद है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से पिछली बार ऋग्वेदिक काल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से इस बार भी संभावना बनती है कि चारों वेद या चारों संहिताओं के कौन कौन से उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्व वेद। ठीक, देन इसके बाद में आप देखोगे तो ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद और यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद, अथर्ववेद का हो गया शिल्पवेद। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो सही आंसर हो गया 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल का ज्ञान लेटर वैदिक काल में लोगों को नहीं था? नहीं था आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बन चुका है, तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ते समय एक एक वर्ड पर ध्यान रखते हुए चारों ऑप्शन को कवर करते हुए आंसर दें। तो ऋग्वेद के अंदर पहली बार आपको जो अर्थात जो को ऋग्वेद में यव कहा गया है। तो जो तो थी जब ऋग्वेदिक काल में है, तो लेटर वैदिक काल में तो ऑब्वियस सी होगी। तो ऋग्वेदिक काल में मुख्य खाद्यान्न फसल थी जो ऑब्लिक यव। एकमात्र ऋग्वेद में फसल की जानकारी मिलती है जो, ठीक है, जिसे यव कहा जाता है। अब बाकी के जो ये फसल है, ये गेहूं है, चावल है, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जब विस्तार हो गया और गंगा यमुना घाटी तक आर्य चले गए थे, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कृषि का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ और उत्तर वैदिक काल में चावल व गेहूं आर्यों का मुख्य भोज्य पदार्थ या खाद्यान्न फसल हो गई थी। तो अथर्ववेद में उस समय की समकालीन उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी मिलती है, जिससे गेहूं को अथर्ववेद में गोधूम कहा गया है। क्या कहा गया है? गोधूम कहा गया है। मूंग की जानकारी मिलती है, मूंग के लिए मुग्ध शब्द का इस्तेमाल हुआ है। चावल को ब्रीही कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रीही कहा गया है। इसके अलावा गन्ने का उल्लेख भी हुआ है ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद के अंदर। तो गन्ने को ईख या इक्सु कहा गया है। इसके अलावा धान का उल्लेख भी मिलता है, जिसे तंदुल या साली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर तंबाकू की जानकारी नहीं है। ये इसका गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात वैदिक गणित की हमें जानकारी शल्व सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? शल्व सूत्र से। इस क्वेश्चन को एक बार घुमा के पूछा गया कि किस में यज्ञ वेदिकाओं के बारे में मापतोल की या नाप की जानकारी मिलती है। यज्ञ वेदिकाओं के नाप की जानकारी किस में मिलती है साहब? शल्व सूत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर आपको बताई है प्रथम 3 वर्णों की जानकारी मिलती है, और प्रथम 3 आश्रमों की, वर्णों की नहीं, प्रथम 3 आश्रमों की जानकारी मिलेगी और उद्दालक आरुणि की कथा का उल्लेख भी इसमें मिलेगा। तत्मम 80 शब्द का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। अथर्ववेद जो है ये सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना वशीकरण से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण को पंचम वेद कहा गया है। ये ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
असत्य। आर्यों के मूल स्थान से संबंधित विद्वानों के विभिन्न मत दे रखे हैं, तो इन मतों में कौन सा मत जो है असत्य माना जाता है? तो पहला मत है जर्मनी और विद्वान है गाइल्स। मतलब किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान जर्मनी माना है? ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जर्मनी मानने वाला गाइल्स न होकर कौन था? पेंका और हर्ट दो इतिहासकार हुए। पेंका व हर्ट ये दोनों मानते हैं कि जर्मनी आर्यों का मूल स्थान था, जबकि गाइल्स जो है, गाइल्स मानता है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो रूस वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? रसिया वाला इलाका है। ठीक है ना? ये किसने कहा है? गाइल्स ने कहा है, नेहरिंग ने कहा है, ब्रैडस्टीन ने कहा है। ये रूस के आसपास वाले क्षेत्र। तिब्बत, दयानंद सरस्वती ने कहा है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि आर्यों का मूल स्थान जो है तिब्बत था, जबकि आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव प्रदेश आर्यों का मूल स्थान बाल गंगाधर अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ वेदास या द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए। मुल्तान में DS त्रिवेदी साहब मानते हैं। इसके अलावा आर्यों का सबसे मान्य मत या सर्वश्रेष्ठ मत तो कौन सा है? मध्य एशिया है। कौन सा है? मध्य एशिया है। जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर का जो मत है, ये आर्यों के उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान से संबंधित सबसे श्रेष्ठ मत को माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन की संभावना रहेगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है, मीनिंग ऑफ आर्याज की बात हो रही है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? एक जाति, एक गोत्र विशेष, एक उत्तम व्यक्ति, एक वर्ग विशेष। तो इनमें आप सबसे श्रेष्ठ आंसर क्या होगा? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजातीय वर्ग या उत्तम व्यक्ति। अब आर्य जो है, आर्य एक कैसा शब्द है भाई? गुणवाचक शब्द है। आर्य क्या दिखा रहा है? श्रेष्ठता क्या है? गुण है। तो आर्य गुणवाचक शब्द है। आर्य कोई जाति, वर्ग या गोत्र, कुल, वंश न होकर एक श्रेष्ठ भाषाई समुदाय है। आर्य गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ अभिजातीय, अर्थात ये एक विशेष भाषा बोलने वाला समुदाय है और इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। अर्थात आर्य कोई कुल, वंश या गोत्र न होकर क्या है? एक विशेष भाषाई समुदाय है जो रक्त की शुद्धता पर बल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल में सभा और समिति नामक संस्थाओं को किस वेद में किस देवता की पुत्रियां कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन फंसाए हुए हैं। वैदिक काल में सभा और समिति राजनीतिक संस्था थी और उसके सहयोग के लिए दो संस्था और चलती थी। एक तो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी। कौन सी थी? विदत। तो ओवरऑल 4 संस्थाएं थी। सभा है, समिति है, विदत है और गण है। कितनी संस्थाएं हो गई? 4, जिसमें से 2 राजनीतिक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी। सभा ऋग्वेद के अंदर 8 बार उल्लेख हुआ है और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है, जबकि गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। ठीक है, अब देखो, सभा और समिति ये उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में जाने जाते थे। सभा के अंदर वरिष्ठ वर्ग या बुद्धिजीवी या विद्वान व्यक्ति भाग लेते थे। समिति के अंदर एक जन सामान्य की संस्था हुआ करती थी। तो विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है, जो केवल एंड केवल ऋग्वेदिक काल की ही थी। उत्तर वैदिक काल में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। गण ये वैदिक और उत्तर वैदिक दो, मतलब ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक दोनों में थी। तो शुरुआत में 4 संस्थाएं थी, बाद में 3 हो गई।
सभा और समिति को अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। तो इसका सही आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में असंगत है, एक तरफ नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ जो है उसका वैदिक नाम दे रखा है, अर्थात ऋग्वेदिक कालीन नदियों के प्रमुख वैदिक नाम है कि ऋग्वेद में किस नदी को क्या कहा गया है। तो आर्यों की प्रमुख जो नदियां थी उसके बारे में बात हो रही है। ऋग्वेद के अंदर 31 प्रमुख नदियों की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर आपको 25 का उल्लेख मिलेगा। इसके अंदर आपको नाम देखने को मिलेगा, झेलम को वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वितस्ता। जबकि मेरा क्वेश्चन ये आपको कमेंट करके बताना है कि झेलम का यूनानी नाम क्या है। नेक्स्ट, काबुल। काबुल को कुंभा कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसी के किनारे थी, तो ऋग्वेद में इसको कुंभा कहा गया है। सतलज को सतुद्री के नाम से पुकारा गया है, जबकि ये गलत है। गंडक को रेवा न कहकर सदा नीरा कहा गया है। क्या कहा गया है? सदा नीरा। जबकि रेवा शब्द का उल्लेख जो है नर्मदा नदी के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? नर्मदा नदी के लिए हुआ है। आर्यों की सबसे मुख्य नदी है सिंधु, और ऋग्वेद में सिंधु शब्द का नदियों में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। इसके अलावा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती को नदी तमे अम्बे तमे देव तमे अर्थात नदियों की जननी से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या थे? हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे 15, और उम्मीद करते हैं आपको खूब करने में मज़ा आया होगा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग योर एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन बना रखे थे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हुआ। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो आपका टास्क टेस्ट सीरीज़ है 3rd ग्रेड वाली, उसके 2nd पेपर में एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस वाले पर्सन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके टॉपिक में आप प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का सिलेबस डाला गया था। कुछ प्रश्न आसान भी हैं, कुछ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो भी है देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको हल किया होगा, और जो भी डाउट्स हैं आपके अभी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आराम से समझना इसको। सबसे पहला प्रश्न देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय का मतलब वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जब हमने टॉपिक क्लियर किया था तो हमने इसमें 2 ही वाद पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था कौन सा? एक आपने ये वाद पढ़ा था कौन सा? बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद 1960, ठीक है, जिसका संबंध 9वें संविधान संशोधन से था, हमने बात भी की थी। ठीक है, और एक आपने पढ़ा था कौन सा? केशवानंद भारतीवाद 1973 वाला। ठीक है, बेरूबारीवाद में प्रश्न ये उठा था कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति को लेकर, तो यहाँ पर प्रश्न था कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। तो इसमें निर्णय हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान अलग है और प्रस्तावना अलग है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ही है कि बेरूबारी का मामला था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और बाद में केशवानंद के मामले में इसको वापस पलट के ये कर दिया कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, जिसमें प्रस्तावना भी क्या है? शामिल है। ठीक है, इसका मतलब अगर संसद प्रस्तावना में संशोधन कर रही है तो इसका मतलब आज के बाद का मतलब केशवानंद का जजमेंट कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को, और 24 अप्रैल 1973 के बाद प्रस्तावना को भी संविधान का क्या माना गया था? भाग माना गया था। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? पूरा संविधान हमने जब पढ़ा था तो देखो इसमें ये शब्द आ रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें बात की थी किसके बारे में? न्याय, कि संविधान में न्याय कितने प्रकार का होता है? संविधान में न्याय की बात की थी कि न्याय 3 प्रकार का है। ठीक है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता और बंधुता। देखिए मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन हो गया। 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा था? सोशल जस्टिस,
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और कौन सा था? पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। हो गया था। उसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। समता 2 प्रकार की थी, प्रतिष्ठा और अवसर वाली। और उसके बाद जब आगे प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है। तो ये जो आपका इसका होगा राइट क्रम कौन सा होगा कि पहले न्याय के बारे में चर्चा है, उसके बाद स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है, फिर समता के बारे में है, और लास्ट में किसके बारे में चर्चा है? तो ये जो आश्वासन आपको दिए हैं प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना एक तरह से दर्पण होता है, प्रतिबिंब होता है संविधान का, उसमें कौन कौन सी बातें समावेशित हैं, तो इनका राइट सही क्रम क्या होगा? यही होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। अब कौन कौन से हैं? तो पहला देखो, न्याय के बारे में बता रहा है। न्याय कितना? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, बिल्कुल ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आस्था मतलब धर्म, और पूजा यानी उपासना, प्रार्थना की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है। हैसियत, चरित्र और अवसरों की समानता, अवसर की तो है लेकिन हैसियत वाली नहीं है। ठीक। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। अब देखो इसमें जो प्रॉपर आपको दिख रहे हैं ना, तो प्रॉपर इसमें 2 ही वर्ड हैं। ये आपको सही लग रहा है और ये सही लग रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर ध्यान से देख लीजिए, न्याय कितने प्रकार का? वही बात आ रही, न्याय 3 प्रकार का। ठीक है। विचार, व्यक्ति, ये स्वतंत्रता 5 प्रकार की मैंने बताई थी आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। इनके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कशन किया था कि ये शब्द शामिल करने का उद्देश्य एक तो ये था कि भारतीय संविधान को जन सहमति प्रदान करना, कि जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से हमने क्या किया था? उनको जन सहमति। तो अब देखो इसमें सही व्याख्या क्या कर रहा है? हम भारत में निवास करते हैं, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, बिल्कुल, क्योंकि जो ताकत मिलेगी वो लोगों से मिलेगी। लोग कहाँ के होंगे? भारत के। और भारत को क्या माना था हमने? राज्यों का क्या माना था? संघ माना था। ठीक है। प्रभुत्व शक्ति यानी सारी ताकत, संप्रभुता किसमें है? जनता में निहित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक मिलेगा। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। ठीक। लेकिन ये चीज प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। क्या संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने किया था? इस बात को आपको इसमें देखना है। ये भी बात तो ठीक है कि संविधान सभा जो थी वो भारतीयों की थी, संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था। लेकिन इस बात में देखो, एक तो इसको हम, क्योंकि निवास करना इस प्रस्तावना का अधिकार नहीं हो सकता, ये बात ठीक है कि इसका निर्माण, तो इसमें आपको देखो राइट आंसर कौन सा मिल गया? 2, 3 और 4। सबसे बड़ी बात आपको यही रखनी है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत पूरी तरह से है वो भारत की कौन है? जनता है। ठीक है। बाकी बातें तो ये रिपीट है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो मैंने कहा ना 5 प्रकार की। विचारों की है, बिल्कुल ठीक है। विश्वास की है, बिल्कुल है। उपासना यानी प्रार्थना की है, ये भी ठीक है। लेकिन आजीविका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये होगा, क्या होगा? कि आजीविका की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, कौन कौन सी है 5 आपकी? पांच कौन कौन सी बताई थी? विचार, दूसरी आपकी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म,
और पांचवी कौन सी है? उपासना। तो ये आपका आंसर रखा इसमें, ठीक है। इसका मतलब आजीविका की संभावना का उल्लेख प्रस्तावना की 5 प्रकार की संभावना में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, निम्न से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, तो मैंने कहा ना उद्देश्य, प्रतिबिंब, ये सब जो है वो किसको कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। इसी में आपको पूरे उद्देश्य दिखाई देंगे कि संविधान में आगे चल के कौन कौन सी बातों का समावेश या कौन कौन से प्रावधानों का समावेश है। तो ये प्रश्न सिंपल सा है बिल्कुल कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा। नेक्स्ट देखो, निम्न शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। अब देखो ये प्रश्न सार्वभौमिक का मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। प्रजातांत्रिक का मतलब ये भी हो सकता है क्या? लोकतांत्रिक। तो अब देखिए क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा देखना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और कैसा देखना चाहते हैं? समाजवादी। और कैसा देखना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष। और कैसा है? लोकतांत्रिक। और एक शब्द और कौन सा है? रिपब्लिक, यानी गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है। अब देख लो इनका सही क्रम क्या है। तो पहले कौन सा आ रहा है? 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर कौन सा आ रहा है? 1 समाजवादी, फिर कौन सा आ रहा है? 4 पंथ निरपेक्ष, और फिर कौन सा आ रहा है? 2। तो 3 1 4 2, देखो कहाँ है? 3 1 4 2 हो गया सही क्रम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 1 4 2 इसका सही उत्तर है। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नांकित भारत में से शब्दों का सही क्रम क्या है? 15 में क्या है? प्रजाति विभेद निषेध। और 15(1) में हम लिखते हैं कि राज्य जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका? 2 नंबर ऑप्शन हो गया। अगला देखो, लाभ का पद, लाभ का पद जो है वो पैदा करता है क्या? क्या पैदा करता है? असमानता पैदा करता है। ठीक है। और इसके लिए हमें आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख। ठीक है। और ये जो है उपाधियों के बारे में चर्चा कर रहा है कि उपाधियों का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो ये प्रजाति के बारे में संबंध बात करेगा, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में करेगा, ये सामाजिक समानता यानी छुआछूत निषेध। लेकिन लाभ के पद के बारे में कौन सा है? शब्दावली का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न से कौन से अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका मतलब सिंपल सा पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों में कौन से आर्टिकल हैं जिनका निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 लागू होने की स्थिति में उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। और ये हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि अनुच्छेद 20 और 21, 20 में क्या था? अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण, और 21 में क्या था? प्राण व देह स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। इनको आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये काफी आसान प्रश्न है। ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में, तो आपको पता है 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, और 24 में क्या लिखा हुआ है? बालकों के नियोजन पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये रोक कैसी है, निषेध कैसा है? पूरी तरह निषेध है, आंशिक निषेध है, युक्तियुक्त यानी व्यवस्था के अनुसार निषेध है, या एक मॉरली है, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, नैतिक निषेध है। तो ये पूरी तरह से निषेध होता है। पूर्ण निषेध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं करेगा। ठीक है। अगला देखो,
निम्न से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आता है? तो 21 में आपको पता है कि एक व्यापक चीज है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि प्राणों के अर्थ में हम किन किन बातों को शामिल कर सकते हैं। तो आश्रय का अधिकार, बिल्कुल आश्रय का अधिकार प्राणों के अर्थ में शामिल होता है। अच्छी सड़कों का अधिकार, यानी सुविधाओं की बात है तो सुविधा का अधिकार भी होता है। ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। देखिए, ध्यान से देख के समझाओ जरा, पूरा आराम से देख लो और देखो इसमें कौन सा मिलेगा आपको, कौन सा है जो आपके प्राणों को सुरक्षित रखता है। तो अगर आप देखो तो आपको चारों ऑप्शन लगभग सही दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण, ये आपका इसमें आ जाएगा, शुद्ध पेयजल में। प्रसिद्धि का अधिकार है, अच्छी सुविधाओं का यानी सड़कों का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है। देखो, देख के बताओ 137 में कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें चारों ही लगभग आपको सही दिखा दे रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे हैं वो आर्टिकल किस में किसके अर्थ में शामिल हैं? प्राणों के अर्थ में शामिल है। अगला देखो, एक न्यायालय द्वारा किसी निम्न अधिकारी को रिट जारी कर संबंधित मुकदमा अपने पास मंगवाना। देखो, ये मैंने आपको उस समय बताया था, शब्द कौन सा? उत्प्रेषण। और प्रेषण का मतलब मैंने कहा था भेजना। परमादेश में मैंने कहा था शाब्दिक अर्थ है आदेश देकर काम करवाना, यानी आदेशित करना। संवैधानिक अधिकार के बारे में जानने वाली याचिका कौन सी है? अधिकार के बारे में पूछना। ये प्रतिषेध नहीं, याचिका का नाम क्या है? प्रतिषेध। और प्रतिषेध में मैंने कहा था कि क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले की सुनवाई को रुकवाना। और उत्प्रेषण में है कि संबंधित मामले को ऊपर भिजवाने का क्या करना? तो मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, ऊपर भिजवाने का आदेश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेषण। देखिए नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। ये एक कथन है और इस कथन को कहने वाले जो विचारक हैं उनका नाम क्या है? अर्नेस्ट बार्कर ने ये कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान बनाने वाले लोगों के विचारों का एक संग्रह हो सकता है। क्या हो सकता है? कुंजी हो सकता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न से कौन से अनुच्छेद जिसमें प्रदत्त अधिकार केवल भारतीयों को, तो ये भी हमारी चर्चा हुई थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, और इसमें मैंने कहा था आर्टिकल कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल इंडियंस को प्राप्त है, बाकी सभी को प्राप्त होते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें समूह देखना हमें, तो देखो अनुच्छेद 15, 19, 21, तो 21 तो आता ही नहीं है, 21 तो दोनों के लिए है। 15, 16, 19, 23, 23 शोषण वाला है, 16, 19, 29 और 30, और 15, 29, 22 और 23, ये रहा आपका राइट आंसर। कौन सा है? आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, 15 इसमें उल्लिखित नहीं है, ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला शब्द है अखंडता, दूसरा है बंधुता, तीसरा गरिमा और चौथा कौन सा है? समता। तो हम जब प्रस्तावना शुरू करते हैं तो पहले बात होती है न्याय की, फिर बात होती है किसकी? स्वतंत्रता की, फिर बात होती है किसकी? समता। ठीक है, किसकी बात होगी? समता के बारे में। तो नंबर 1 पे आएगा कौन सा? समता आएगा। उसके बाद राष्ट्र की गरिमा तथा एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, तो देखिए 2 पे आएगा, 3 पे आपका ये आएगा और 4 पर फिर क्या आएगा? तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 देख लीजिए आप। सबसे पहले समता, गरिमा, अखंडता और बंधुता। कौन सा मिलेगा? चौथा ऑप्शन हो गया क्या? 4, 3, 1, 2।
ठीक है, फिर एक बार समझ लो, समता, क्योंकि न्याय के बाद स्वतंत्रता और समता, तो समता सबसे पहले आएगा। गरिमा और एकता और अखंडता, चलिए राइट आंसर कौन सा है? डी है। अगला देखिए, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है एन.ए. पालकीवाला, नानी पालकीवाला। और इनका नाम मैंने आपको बताया था, केशवानंद भारती का जब मामला आया था तो केशवानंद की तरफ से न्यायालय में जो पैरवी करने वाले वकील थे वो कौन थे? नानी पालकीवाला थे। और इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा था? संविधान का इनको कहा था परिचय पत्र। ठीक है, किस नाम से? परिचय पत्र के नाम से। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निजता का अधिकार संरक्षित है? राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको पूरा बताया था डिटेल से कि ये आर्टिकल किस में आता है? 21 में आता है। और 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार। और जीवन के अधिकार में किसका आता है? निजता का अधिकार आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न से किसके पास? छुआछूत को रोकने के लिए जैसे एक कानून बनाया, कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, और ये कानून किसने बनाया? संसद। ये प्रश्न पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दंड विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ये भी ये कह रहा है कि अगर एक दंडनीय अपराध बनाना है तो ये विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? और ये विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? भारतीय संसद के पास होती है। और इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 35 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद को दंड विधि बनाने की शक्ति प्राप्त। फिर देखो, सुमेलित करना है, निम्न को सुमेलित कीजिए। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख आपको पता है आर्टिकल कौन से में है? 24 में। कौन से अनुच्छेद में है? 24 में। तो इसके आगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल किस में है? 25 में है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बलात् श्रम निषेध, आर्टिकल 23 में 3 शब्द आते हैं, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। ठीक है, तो बलात् श्रम है वो आ जाएगा किस में? आर्टिकल 23 में, यानी किस में आ जाएगा? 1 में। और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, ये आर्टिकल कौन सा होता है? 29 होता है। तो इसमें कौन सा रह जाएगा? इसमें एकदम सामने मैच हो जाएगा, 4 का 4। तो 2 3 1 4, देखो जरा, 2 3 1 4, ये रहा 2 3 1 4 इसका राइट आंसर होगा। ये इसका सही क्रम होगा। ये आपके ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, तो ये लगभग अपने 15-20% पॉलिटिकल साइंस के थे। 1-2 प्रश्नों को छोड़ के लगभग प्रश्न आसान थे। और शायद ऐसा कोई प्रश्न अपना था नहीं जो क्लासरूम में हमने डिस्कस ना किया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा और अगले पेपर के लिए आप फिर से तैयारी में जुट जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।